So, hello everyone and आज मैं एक ऐसी चीज लाया जो मैंने मतलब अब तक तो पायरेसी चल रही थी जैसा आप देख सकते हो। अब जो मैंने नोट्स बनाया है उसमें आपकी पूरी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, पूरी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर नहीं, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर 4 पेजेस में, जिसमें मतलब एक साइड को मैं एक पेज मानता हूँ। अगर आप आगे पीछे प्रिंट करवाते हैं 2 पेज में आपका थ्योरी, डेरिवेशंस सब है। जेई वाले टॉपिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नहीं है। लेकिन वो हम कवर कर लेंगे जब हम मैग्नेटिज्म वाला कर रहे होंगे, क्योंकि बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली सेम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हैं 4 पेज। तो सी, बड़ा बड़ा नाम है, मेरे पे तनिष्क यादव। हम्म नाउ अब थोड़ा आज मैं सोच रहा हूँ एक बार गो थ्रू भी करवा दूँ किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ है चैप्टर के अंदर, वो है इलेक्ट्रिक वेट। ऑर्डरिंग में भी डिफरेंट, बिकॉज मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता ऐसे उसी ऑर्डर में करवाना। जिस ऑर्डर में अच्छा लग रहा था मैंने उसमें करा। फर्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक चार्ज। उसको डिफाइन करा गया एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज एंड ठीक है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी एक चार्ज की वो है, मतलब स्मॉलेस्ट डिविजिबल यूनिट है तुम्हारी, जो जिसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड वो होता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस में, एंड प्रोटॉन में उसका बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव वाला। अगर बॉडी में बिल्कुल बराबर बराबर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं, सॉरी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स वो बॉडी न्यूट्रल होगी। अगर आप उस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कब कहोगे? ऑब्वियसली जब उस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, नेगेटिव चार्ज एक्सेस अमाउंट में। बट आप ये कब कहोगे कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है? उसका मतलब ये तो होगा नहीं कि प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ गए। तो हम उसमें कहते हैं एब्सेंस और लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द गिवन बॉडी। ठीक है, सो यही है आपके दोनों पॉइंट्स, एंड मतलब तीनों। लास्ट पॉइंट इज इवन इफ अ बॉडी इज न्यूट्रल इट मे हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन। यस, कि जैसे आप आगे आने वाले में इंडक्शन में जैसे होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल क्या कह सकते हैं, मान लीजिए कैप है, ठीक है, इसमें अब इसके आसपास में कोई पॉजिटिवली चार्ज, और कैप की बजाय हाइलाइटर यूज करते हैं। ये हाइलाइटर है, न्यूट्रल है अपने आप में। इसके आसपास मैं एक पेन ला रहा हूँ जो पॉजिटिवली चार्ज है मेरे पास ऑलरेडी। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास आएगा पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज, ये आपको पता ही है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो पॉजिटिव वाला यहाँ पे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री होते हैं, वो इधर उधर तो जा ही सकते हैं, ठीक है, कंडक्ट नहीं करेंगे, बट पोलैरिटी डेवलप कुछ भी करके वो इस साइड पे ले आएंगे नेगेटिव चार्जेस, एंड इस साइड पे पॉजिटिव चार्जेस। सो ये बात हमें क्लियर है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज, नेगेटिव इस साइड हो जाएगा, और वहाँ पे नेगेटिव का एब्सेंस होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट, पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो हम देख सकते हैं कि इस एरिया में पॉजिटिव ज़्यादा, इस एरिया में नेगेटिव ज़्यादा। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि न्यूट्रल होने के बावजूद बॉडी की कंसंट्रेशन भी यूनिफॉर्म हो। कंसंट्रेशन मे बी डिफरेंट, मे और मे नॉट बी। अगर ये बिल्कुल इन्फ्लुएंस से दूर है तो इट मे बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट, बट जब ये इसके आसपास कोई इन्फ्लुएंस है, कुछ भी एनी सर्कमस्टांसेस, थिंग्स में चेंज। सो यही लिखा है हमारा लास्ट पॉइंट। आफ्टर दिस इज चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। मान लो मैं, जब हमने फर्स्ट पॉइंट में कह दिया था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है इलेक्ट्रॉन। ओके, आई नीड टू मेंशन दिस, ये मैंने लिखा है नहीं, पता नहीं क्यों। हाँ चलो ठीक है, बात फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन आप समझदार हो, फिर डाल दूंगा मैं अभी। एंड जब हमें पता ही है कि कोई चीज़ एटम से बनी है तो हम ऑब्वियसली उसमें कह सकते हैं ना, एक चीज़ में एक एटम है, 2 एटम है, 3 एटम है। चलो, एटम्स आर स्टिल डिविजिबल, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट। प्रोटॉन्स आर डिविजिबल, न्यूट्रॉन्स आर, क्वार्क्स वगैरह हैं, तो वो अभी हमें नहीं देखने, बट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डिविजिबल। तो रेस्ट मास उनका चलो छोड़ो वो सब। जब मुझे पता है
यस, क्या दे सकता हूँ, चलो ठीक है यही। हम्म मेरा एक पेन का ट्रक भर के मतलब सामान आ रहा है बहुत सारा, उसमें बहुत सारे पेन्स हैं, और मुझे पता है उसमें सिर्फ पेन है और किसी चीज़ का मास वगैरह कुछ नहीं है। तो अब मास या फिर मतलब जो भी तुम चीज़ लो, तो उसमें मैं कह सकता हूँ ना कि अगर मिनिमम हमारी यही है कि इसका डिविजिबल पार्ट कोई है ही नहीं, ऑब्वियसली वो पूरी चीज़ सिर्फ इसी की बनी होगी, उसके अंदर सिर्फ यही होगा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। तो जो भी मतलब मान लो मेरे ट्रक में अगर 10 पेन है, काफ़ी लॉजिकल बात है, बट अगर 10 पेन है तो ऑब्वियसली इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल, क्योंकि ये डिविजिबल तो है नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते हम 10.5 पेन ले आए, वेरी ऑब्वियस। तो यही लिखा गया है कि क्वांटाइज्ड, मतलब तुम उसको ये बता सकते हो वो एक इंटीजर की फॉर्म में, इंटीजर। अब ठीक है, पेन के केस में माइनस नहीं रख सकते, तुम जीरो रख सकते हो, यानी होल नंबर रख सकते हो, बट दिस इज चार्ज। तो उसमें तुम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जा सकते हो कि अगर एक बार ज़्यादा है एक बार कम है, तो उस हिसाब से उसमें चेंज हो जाता है। इनमें मैंने सिर्फ दिया है सिर्फ में इंटीजर वाला, तो इसमें यही है कि मिनिमम यूनिट है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। नाउ किसी को ना समझ में आया तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट इज, हाँ ये पूरे में ही लिखा है मैंने, चार्ज इलेक्ट्रॉन इज द लीस्ट चार्ज यू कैन ऐड और रिमूव। तो ये बहुत सेंस बनाने वाली बात है कि सबसे वो ही हटाओगे या वो ही डालोगे, और कोई चीज़ तो चेंज हो नहीं सकता, एक पेन निकालोगे या एक पेन डालोगे, ऐसा तो नहीं आधा पेन आधा डालोगे। अब ये हाउ एवर ऑन लार्ज बॉडीज, मतलब जब मान लो मैं मेरे पास एक ट्रक में बिलियंस ऑफ पेन है, तो आई डोंट केयर वो वन इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल है नहीं, क्योंकि जनरली इट इज। ठीक है, मुझे पता है ये थोड़ी इनसेंसिबल बात लगती है, बट वी डोंट वरी अबाउट इट दैट मच। हम मान के चल रहे थे अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि जब आप इतने बड़े चार्ज के साथ आप बिलियंस में डील कर रहे हो, तो आपका 5-7 पैसे कहीं गायब हो जाए, डजेंट मैटर, वेरी ऑब्वियस थिंग। और उसकी तरफ से मैंने मान लो अगर 10 बिलियन चार्जेस कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो आपका एक चार्ज उसमें कुछ खास बढ़ाना या कम नहीं कर देगा, बहुत कम उसका चेंज होता है। तो हम अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं 6.25 माइक्रोकूलम है या क्या है। यू विल बी सीइंग इट इन द क्वेश्चंस। सॉरी, हाँ, इस पीडीएफ में क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं है, बट थ्योरी आपकी सारी कवर हो रही होगी ऑलमोस्ट, मतलब कुछ चीज़ें मैं भी बताऊंगा आपको जो मैंने कवर नहीं करी थी। नाउ द थिंग इज चार्जेस कंजर्व्ड, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। चार्ज आप क्रिएट नहीं करते, जैसे मास को आप क्रिएट नहीं करते, मास को आप डिस्ट्रॉय नहीं करते, ठीक है। बाद में रिलेशन भी है एनर्जी मास का, कंडेंस फॉर्म वगैरह, उस पर ध्यान मत देना, बट लेकिन चार्ज में हम मान के चलते हैं कि चार्ज, मान लो इस पे 5 कूलम है, बहुत बड़ा चार्ज होता है कूलम अपने आप में, इसलिए चलो 5 माइक्रो कूलम्स है, and चलो ठीक है, एक 5 माइक्रो कूलम -10 कूलम, -10 माइक्रो कूलम, पॉजिटिव +5 माइक्रो कूलम एंड -10 माइक्रो कूलम। अगर इन दोनों को मैं टच करता हूँ थोड़ी देर के लिए, इतना कि पूरी तरह ऐसा ना हो कि बट जाए आपस में, बस थोड़ा सा भी हुआ, तो मान के चीज़ें ये टच होने के बाद जितने भी गए उनका सम अब भी उतना ही होगा जिनका पहले था। पहले था क्या था, -5 and 10, नहीं, 5 and -10, इनका सम कितना होगा, 5 and -10, -5 माइक्रो कूलम्स। तो आफ्टर द ट्रांसफर ऑल्सो इट विल बी -5 माइक्रो कूलम, इन दोनों का सम। कल को मैं ये बॉडी अब अपने फ़ोन के अटैच करूँगा, तो फ़ोन में जितना ट्रैवल कर रहा, तो अब इन तीनों का कंबाइंड विल बी सेम, गिवन दैट कि फ़ोन पे कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था वो। अगर इस पे चार्ज था, तो अब हम इन तीनों का सिस्टम कंसिडर करेंगे। यही चीज़ है हमारे इस पॉइंट में। आप पढ़ लेना, 3 लाइन की बात है, इसको आप इलाबोरेट कर सकते हो पेपर में, ये मतलब पेपर से पहले क्विक गो थ्रू नोट्स के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और बाय फ्रिक्शन, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन कितनों ने करा हो स्केल वाला काम, सर में स्केल लेके और फिर पेपर उठाते थे। तो आप जब रब करते हो तो ड्यू टू एनर्जी वो थोड़ा बहुत ट्रांसफर होता है, थोड़ा बहुत तो नहीं, काफ़ी मेजर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं आपके, आई एम नॉट श्योर, बाल से कंघी में जाते हैं, बाल से स्केल में जाते हैं, स्केल से बाल में, बट या देयर इज अ चेंज। ओके, तो वो ये बाय फ्रिक्शन ऑफ मेथड, फ्रिक्शन वाला मेथड है वो। आप
इस टॉपिक को आप थोड़ा एक बार बुक से पढ़ लेना, एग्जाम्पल्स वगैरह, ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने भी लिख दिया हालांकि, लेकिन हाँ, इसमें ये चीज़ लिखी है मैंने, जैसे स्पेशल पॉइंट है इन दिस मेथड ऑब्जेक्ट्स, बोथ द ऑब्जेक्ट्स माइट बी न्यूट्रल। हो सकता है आप मतलब मान के चलिए ना कि आपके बाल भी न्यूट्रल हैं एंड आपका स्केल भी न्यूट्रल है। ड्यू टू फ्रिक्शन आप दोनों में चेंजेस ला रहे हो, एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव। सिल्क क्लॉथ वाला याद होगा आपको, सिल्क क्लॉथ एंड आई गेस ग्लास रॉड। तो उसमें शायद सिल्क क्लॉथ नेगेटिव या पॉजिटिव, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, चेक कर लेना। लेकिन उसमें वही दोनों इनिशियली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन आप उनको सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से आप दोनों में डेवलप कर सकते हो। तो ये एक स्पेशलिटी है आपकी फ्रिक्शन वाले मेथड की। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अ बॉडी गेट्स चार्ज बाय कीपिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अनदर बॉडी। ये जैसे ये था एग्जांपल था ना कि इसको मैं फोन के साथ टच कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे में मान लो कुछ 5 कूलम्ब थे, ये न्यूट्रल था। इसको मैंने टच करा, कुछ ट्रांसफर होएगा, पक्का होगा, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस। तो वो जैसे ट्रांसफर हो रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सम तो उतना ही है, सम वाली बात जाए भाड़ में, लेकिन मेन थिंग इज आप उसको चार्ज कर रहे हो बस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, नो फ्रिक्शन नथिंग, सिर्फ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और इसका आपको ये भी पता लग गया होगा, मिनिमम कंडीशन इज दे बोथ शुड बी न्यूट्रल। ठीक है, सॉरी माय बैड, वन ऑफ देम शुड बी, मतलब माइट बी न्यूट्रल, मे और मे नॉट बी। ऊपर फ्रिक्शन वाले में भी ये बात अप्लाई होती है, मे और मे नॉट बी, बट स्पेशलिटी उसकी ये है कि उसमें दोनों न्यूट्रल हो तो भी हो जाएगा। इस वाले में दोनों न्यूट्रल होने पे कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एक का न्यूट्रल, मतलब एक न्यूट्रल हो सकता है, दूसरे को चार्ज होना पड़ेगा। दोनों भी हो सकते हैं चार्ज, लेकिन एक को तो होना पड़ेगा एटलीस्ट। ठीक है, ये इसकी स्पेशलिटी है। अब बाय इंडक्शन, इसका मैंने कहा है कि विदाउट कीपिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बात सही है और उसको मैं समझाऊंगा भी, लेकिन इसमें मैंने लिखा है एनसीईआरटी को देख लो एक बार। मतलब एनसीईआरटी में मेथड है चार्जिंग का जिसमें दो स्फीयर्स थे हमारे पास, दोनों अनचार्ज थे, उनके पास हम एक थर्ड बॉडी लाए, जो उन्हें थर्ड बॉडी जो चार्ज थी वो इंड्यूस कर रही थी उनमें चार्जेस। मेथड इज समवॉट लाइक, कैसे दिखाऊं मैं इनको, मान लो आदत पड़ जाएगी तुम्हें, स्पीयर्स मान लो इनको, बट ठीक है चलो अभी के लिए तुम ये समझ लो, बुक पढ़ लेना एक बार से तो समझ में आ जाएगा। जैसे दीज आर बोथ न्यूट्रल, मैं इन दोनों को टच कर दिया, ठीक है। यार ये फोन, एक मिनट, फोन का कवर ये हटा के रख देता हूँ मैं। फोन का कवर, इसको फोन मान लो, इन दो को मैंने टच करके रख दिया, मान लो अभी टच है, ठीक है। और मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, और ये दोनों न्यूट्रल थे। मैंने पास लाया इन दोनों के एंड कांटेक्ट में नहीं रखा मैंने। याद हो तो आपको फर्स्ट केस में मैंने कहा था चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव अपने, मतलब इससे कहेगा कि मेरे को नेगेटिव चार्जेस दे इस तरफ। इसमें इन दोनों का कंडक्टर इंसुलेटर होना कोई नेसेसरी नहीं है, कोई भी हो दोनों में काम करेगा। इंसुलेटर में एक्चुअली कम, कंडक्टर में बहुत ज्यादा बढ़िया काम करता है, कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जितने फ्री हैं वो अपने आप भेज देगा, मस्त इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, जाने दो, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ एब्सेंस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो एक तरीके से यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव। अब जैसे ही यहाँ नेगेटिव बहुत सारा आ गया, तुम एकदम से इनका कॉन्टैक्ट हटा दो, इलेक्ट्रॉन आ तो गए थे इसके पास लेकिन अब जा नहीं सकते, बिकॉज दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये अब हमारा हो गया पॉजिटिवली चार्ज एंड ये हमारा हो गया नेगेटिवली चार्ज। ये हमने इससे इंड्यूस करा है इनमें, ये एक मेथड ये है। एक काफी जगह ये होता है मेथड कि, अबे क्या है ये, छोड़ो इसको। कुछ बुक्स में मेथड ऐसा है कि तुमने ये स्फीयर लिया, स्फीयर के पास तुमने एक जैसे पिछले वाले केस में था लाए चार्ज, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इस लेफ्ट साइड में आ गया नेगेटिव, यहाँ हो गया पॉजिटिव। वेट, उसमें हम नेगेटिव लाते हैं जनरली, नेगेटिव लाए, दोनों दोनों काम आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पॉजिटिव लाए, सॉरी नेगेटिव लाए, यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया, फिर नेगेटिव वालों को अर्थ से कनेक्ट कर देते थे। अर्थ से कनेक्ट मतलब पोटेंशियल थोड़ा डेवलप होएगा तो इलेक्ट्रॉन से वो भाग जाते थे इस बॉडी से। इलेक्ट्रॉन भागे तो इस बॉडी में अब इलेक्ट्रॉन एक तरीके से खत्म कर दे, जैसे पिछले केस में कर रहे थे। तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। दैट्स गिवन इन एनसीआर, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी आई गेस। एनसीईआरटी में पिछले वाला मेथड था, ये काफी बुक्स में होता है, बचपन में भी आपने
6 7 में पढ़ा होगा। तो हाँ, मतलब इतना लिखता ना तो मैं एक पेज और भर देता इसमें। तो मैंने क्लियर कह दिया कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं, और मेंशन मैंने करा नहीं, कंडक्टर है नहीं, ये आप लोग लिख के कर लेना, मेरा मन नहीं है। कूलम्स लॉ, दिस क्लियरली स्टेट्स दैट कि आप वैक्यूम में आपके पास अगर दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, मैं पहले बता रहा हूँ ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही है सिर्फ। बड़े चार्जेस पे, मतलब मान लो आप इतने इतने बड़े बड़े चार्जेस आमने सामने रख रहे हो, दे वोंट बी गिविंग द सेम रिजल्ट। सिंपल रीजन है, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता चार्ज। तो उसका ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंडिविजुअल चार्जेस के ऊपर, कि ये कितना कूलम्स है, ये कितना कूलम्स है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब 5 मीटर है तो मान लो फोर्स एफ है, 10 मीटर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, मैंने डिस्टेंस डबल हुआ है, फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड टू द स्क्वायर, दैट्स द थिंग मेंशन्ड। एंड ये 1/k को हम लिखते हैं कि होता है प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ आपका जो भी है ये, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं वैसे, बट जो भी है के को हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एक तरीके से आपकी परमिटिविटी होती है। तो परमिटिविटी का मीनिंग, मतलब मेरे को खुद काफ़ी लेट पता लगा था, इसका मीनिंग होता है मतलब जितनी ज़्यादा आपकी परमिटिविटी होगी, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो कह रहा है, मीडियम कह रहा है कि फोर्स लगाने दो या वगैरह वगैरह। का मीनिंग होता है कितना वो मटेरियल रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अपना सामान भेज रहा है कि रोक लो उसे। जितनी ज्यादा परमिटिविटी, वो कहता है कि मत लगने दो फोर्स, धमकी दे रहा है एक तरीके से, ठीक है, इस तरह में लेना है। इसलिए मतलब ये परमिटिविटी इनवर्सली रहेगी, मतलब परमिटिविटी बढ़ती है तो तुम्हारी फोर्स कम होती जाएगी। एप्सिलॉन नॉट हमें बताता है कि वो परमिटिविटी इन वैक्यूम कितनी होगी। और हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपका 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर करोगे। सो ज़्यादा कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है। वी कैन क्लियरली नोटिस दैट इफ Q1 एंड Q2 हैव सेम चार्ज, Q1 एंड Q2 का अगर सेम चार्ज है तो दे विल बी गिविंग अ पॉजिटिव एफ। पॉजिटिव एफ मतलब कि दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा, ये मान लो, भले वो एक छोटा चार्ज वर्सेस बड़ा चार्ज हो, मतलब फोर्स दोनों बराबर होगी। एक्सेलरेशन मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द मासेस एंड या मासेस, एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी, मास पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन, फोर्स दोनों पे बराबर लगेगी। एंड दैट इज इक्वल, अगर पॉजिटिव है तो मतलब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो ही पॉजिटिव आंसर आता है, यानी रिपेल कर रहे हैं, पता है ना, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अनलाइक में हो जाएगा ये फोर्स की वैल्यू है कि नेगेटिव, नेगेटिव मतलब वो पुल कर रहा है अपनी तरफ, या फिर वेक्टर फॉर्म में समझो तो अपनी तरफ बुला रहा है वो। वहां भी फोर्स दोनों पे बराबर लगेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मतलब मुझे पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि नॉइस आएगी अगर मैं पंखा या फिर ऐसी कुछ भी चलाऊँ, तो आई नीड टू फाइंड इट अ फास्ट। कूलम्स लॉ अब यही है, और यही है कि अगर आपका सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं तो आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने 11th में पढ़ा होगा कि उनके इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रही है एक पार्टिकल के ऊपर, उन सबका वेक्टर एडिशन कर लो, आपको नेट फोर्स मिल जाएगी। नाउ रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको तो पढ़ लो, इतना सही है जितना मैंने लिखा ही है, बस छोटा सा। ये तो यार क्या है, ये बेइज्जती करवाता है मेरी, ये बस। नीचे वाला क्यों हुआ? नीचे वाले में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दे रखे ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज में, तो ये बस पढ़ लेना 3 3 पॉइंट से, उससे कम है बट पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आप ऐसे आप खुद कर लोगे, मुझे पता है इतना। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड होती है कि एक चार्ज अगर आपका वैक्यूम में या किसी भी मीडियम में प्लेस्ड है तो दे विल नॉट दे विल ओके दे विल ऑल्सो, बट एक इंडिविजुअल पार्टिकल भी कुछ चेंजेस लाता है माहौल में, और मतलब ये लिखा हुआ है सराउंडिंग इन सम वे, एंड दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड दैट बाय दैट एन इलेक्ट्रिक, बाय सेइंग दैट an electric field is produced in every
एट एवरी पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू अ चार्ज्ड बॉडी, मतलब एक अपनी फील्ड जनरेट करता है जिसके अंदर बाकी पार्टिकल्स उसका प्रेजेंस फील कर सकते हैं, फोर्स लगती है उन पे, ठीक है। एंड फोर्स इज गिवन बाय क्यू बी। सीधी बात है, जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स है उसी डायरेक्शन में आपका ई होगा, एंड वाइस वर्सा, गिवन दैट क्यू इज पॉजिटिव। अगर क्यू नेगेटिव है तो वो दोनों अपोजिट लगेंगे, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट वो पार्टिकल पे फोर्स लगेगी। डेफिनेशन दे रखी है, एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम, सीधा दिमाग लगाओ। हमारे पास एक्सप्रेशन आता है बाद में, उप्स, हाँ ये रहा, एक्सप्रेशन इज, इसी करवा दे, के क्यू के, ये वाला तो के हो गया टर्म, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और वो था के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। इतना हमें समझ में आ रहा है कि एक कूलम का फर्क है। तो मान लो हमने फोर्स थी, फोर्स के नीचे इस क्यू को ले गए और वो हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स तो हमेशा न्यूटन में होगी, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि यूनिट कूलम होती है तो इसकी न्यूटन पर कूलम होगी। एंड टेस्ट चार्ज के में क्यू में अफेक्ट द रिस्पॉन्सिबल फील्ड। ये हमें समझ में आ रही होगी बात कि अगर ये अपना कुछ वो दिखा रहा है तो वो भी अपने कुछ रंग दिखाएगा मजेदार से। तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि भाई बहुत पसीना आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। हाँ, वी हैव टू कीप इन माइंड कि दूसरा क्यू है वो बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल, ताकि वो अपनी एक बड़ी फील्ड ना बना दे काफ़ी ज़्यादा, मतलब जिसमें असर आ जाए काफ़ी। तो हम इसको डिपिक्ट ऐसे करते हैं, बहुत कम जगह पूछा जाता है बट ठीक है, ज्ञान प्राप्ति करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये मैंने पॉइंट चार्ज, हाँ ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, पढ़ लेना, डेरिवेशन काइंड ऑफ ही है। ग्रुप ऑफ चार्जेस, वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग जाएगा, ग्रुप ऑफ चार्जेस में भी इंडिविजुअल में ऐड कर दो, ठीक है। इसको भी कैसे याद रखना है तुम्हें बता ही दिया मैंने, फर्क क्या पड़ता है सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन वाला, जो रूल फोर्स में लग रहा हूँ सारे इसमें भी लगेंगे, तो कोई फर्क नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल, अब डायपोल होता है दो इक्वलेंट अपोजिट चार्जेस को एक बहुत छोटे से अमाउंट पे दूर रखो, तो ये भी देख लेना। आइडियल डायपोल होता है सफिशिएंटली लार्ज चार्जेस हो, जो कि मतलब ठीक है बहुत बड़े चार्ज हैं, ऊपर से डिस्टेंस भी बहुत कम हो, इनके अलग ही नखरे हैं, डिस्टेंस भी कम, इसलिए आइडियल, तुम समझ में आता होगा, तुम साइंस वाले, तुम्हें पता है आइडियल जब कह दिया जाए मतलब वो चीज़ असंभव, लगभग असंभव होती है। तो यही सफिशिएंटली लार्ज भी कह रहे हो और फिर कहते हो कि डिस्टेंस भी बहुत छोटा रखो, सेंस नहीं है इस बात की कुछ, बट ठीक है, तुम तो याद रख ही लो। नेक्स्ट, नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है, इक्वलेंट अपोजिट है तो उनको ऐड करोगे तो जीरो ही बनेगा। स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, इसको हम करते हैं डाइपोल मूवमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल को डाइपोल मूवमेंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पी इज इक्वल्स टू, हाँ अब इनका हम जनरली ये लेते हैं कि डिस्टेंस टू ए था, एंड हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव वाले का चार्ज, सिर्फ क्यू को लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक क्यू इंटू टू ए डिस्टेंस बिटवीन देम, हाँ ये देख दिया। और फिर आइडियल डाइपोल दे दिया, सिग्निफिकेंस CO2 H2O के बॉन्ड्स हैं, मतलब ठीक है, ड्रामेबाजी है सारी लिखने की। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट, ये आपकी यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है, तो डेफिनेशंस आपको करनी है। डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड है यूं जा रही है, आपको मैंने बोला था प्लस क्यू पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी प्लस क्यू अपने आप को फोर्स करेगा मैं इस तरफ आ जाऊँ, एंड माइनस क्यू कहेगा मैं इस तरफ आ जाऊँ। व्हाट डज दैट मीन, ये अलाइन हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। केस उल्टा ये भी हो सकता है कि प्लस क्यू यहाँ हो एंड माइनस क्यू यहाँ हो, उस केस में बहुत ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आप ये भी देख सकते हो ना कि मतलब हवा चल रही है यूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हवा मान लेता हूँ, हवा चल रही है यूं, मेरे पास बचने के दो तरीके हैं, या तो मैं यूं हूँ कि हवा यूं आ रही है तो मैं अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखूँ कि मेरे पास सर ही ना पड़े, या फिर मैं अपने हाथ को बिल्कुल उल्टा रखूँ, समझ रहे हो ना, फील तो आ रही है तुम्हें, यूं की बजाय यूं कर दिया, तो दोनों तरीके हैं मेरे पास। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर हमने यहाँ प्लस क्यू रख दिया तो प्लस क्यू पे फोर्स यहाँ लग रही है और माइनस क्यू पे इधर लग रही है, अगर आपने हल्का सा भी इसको हिलाया ना तो अब एक तरीके से टॉर्क बिल्डअप हो रहा है कि ये यहाँ लग रहा है, ये यहाँ लग रहा है, एंड वो पलट जाएगा। बहुत ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन है बिल्कुल, जब सीधा रख दिया तुमने
लेकिन अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मीनिंग ये होता है कि अगर आप इसको हिलाओगे ना तो ये सच्ची में हिल जाएगा पूरा। और स्टेबल का मतलब होता है तुम इसको हिलाओगे भी, मतलब जो कि अगर मैं इसको यूं रखूं, अगर मैंने यूं भी हिलाया ना, ये अपने आप यूं आ जाएगा, मतलब लाइन में आ जाएगा, वापस अलाइन कर देगा अपने आप को, जो कि जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें ऐसा होता है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसको इधर ही लग रही है तो अगर तुम इसको उठा भी दोगे इस जगह से यहाँ पे रख दोगे तो ये अपने आप फोर्स लगा के नीचे आ जाएगा। और उसका मैंने अब अगले में इसमें डेरिवेशन भी कर रखी कि क्यों किस तरह की फोर्स लगेगी, स्टेबल अनस्टेबल की कंडीशन दे दी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अब तुम्हें क्लियर दिख रही होगी कि आ, ये सेम प्लेन है। जितना दूर जाओगे, मान लो इसमें से कुछ लाइंस निकल रही हैं, मतलब एक एग्जाम दिखाते हैं कि कितनी लाइंस निकल रही है और डायरेक्शन ऑफ लाइंस की रिप्रेजेंटेशन होती है। अब लिखा है कर्व ड्राइंग, अच्छा ठीक है। कर्व ऐसा बनाते हैं, ये कर्व बनता है जिसमें हर पॉइंट पे, अगर मतलब कोई पॉइंट चाहिए मेरे, उस पॉइंट पे जो लाइन जा रही है उस पे टेंजेंट देखो, यानी इस लाइन में तो टेंजेंट बनाओगे तो वही है, इस यही लाइन बन जाएगी वापस, ऐसी मतलब इसी की जैसी ओवरलैप को इंसर्ट करने वाली लाइन, और उसी में फोर्स है। ठीक है, वेल जस्टिफाइड। इस जैसे अब ये वाला डायग्राम है। हम्म, मान लो यहाँ पर एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, तो वो फोर्स, अब मान लो मैं उस पर टेंजेंट बनाता हूँ यहाँ, तो नेट फोर्स उसको इस लाइन के क्रॉस लग रही होगी। ठीक है, तो यही मतलब बकवास लिखी हुई है, ठीक पढ़ लेना, बकवास नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारे बोर्ड्स होंगे, हमारे नहीं होंगे बस। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू प्लेन, अच्छा ठीक है। मैग्नीट्यूड भी देता है, मतलब एक तरीके से मैग्नीट्यूड कह नहीं सकते क्योंकि हम कहते हैं नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इनफाइनाइट बना सकते हो, बट फील आ रही है कि जितना दूर जाओगे उस प्लेन को लेके, जैसे मान लो दोनों आइडेंटिकल प्लेन थे, अब ये यहाँ पे है, इसके थ्रू तो छह छह लाइन जा रही है, या थ्रू मान लेना इसको, मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाया है। एंड इसके थ्रू देखो आप, सेम प्लेन को अगर मैं थोड़ा दूर ले जाऊँ तो दो ही लाइन जा रही है, तो मैं जितना दूर भागूंगा मेरे में रिलेटिवली कम फोर्स लग रही है, बहुत फोर्स नहीं, कम इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे रीजन में। तो ये दिखा रहा है कि आप जितना दूर भागोगे उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये भी रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड का, भी आपको आइडिया दे देता है कि कम होगा। ये मैंने थोड़ा फालतू ही लिख दिया बल्कि। एंड एमर्जेस आउटवर्ड्स, ठीक है, पॉजिटिव वाले से हमेशा आउटवर्ड्स। इसको आप याद रखने के लिए बेस्ट तरीका है, मान लो टेस्ट चार्ज जो आप लाओगे, जो मैंने ऊपर बात करी थी, टेस्ट चार्ज एक छोटा सा चार्ज, वो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव है तो ये बात भी हमें क्लियर है कि, आई एम सॉरी मैं कैमरे में काफ़ी देर से नीचे था, गर्मी लग रही मुझे। तो हाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया तो वो रिपेल करेगा, और मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम होती है, तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो आउटवर्ड्स लगेगी। एंड सेम यही रीज़न है कि यहाँ पे एरो भी आउटवर्ड्स रहेगा पॉजिटिव चार्ज में। नेगेटिव वाले में जब तो पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को लाओगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन अपनी तरफ लेगा, तो यही लिखा हुआ है सब यार भाई, बहुत सिंपल चैप्टर है। फिर वही बस ड्रामेबाजी, अगर ये ज़्यादा स्ट्रांग होता तो डेंसिटी वगैरह बहुत चीज़ें चेंज होती है, तुम थोड़ा पढ़ लेना, इस पर भी पूरी तरह डिपेंडेंट मत होना, टीचरों की भी सुननी चाहिए, बंक मत मारना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स, number of field lines associated with the plane kept in the field denoted by phi। तो भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लेन अगर तुम्हारा यूं एग्जिस्ट करता है हॉरिजॉन्टल में, रजिस्टर ले लेते हैं, प्लेन यूं एग्जिस्ट करता है तो उसकी डायरेक्शन होती है वो कहाँ, अपनी मुंडी कहाँ लेकर बैठा है। अगर मैं अपनी शक्ल पे लगा दूं तो मेरी मुंडी किस तरफ देख रही है, यूं परपेंडिकुलर। मैं जिस तरफ देखूंगा ये है मेरे प्लेन को डिसाइड करने वाला। तुम मैथ्स पढ़ोगे तो तुम्हें एंड में पता लगेगा कि हम प्लेन को डिफाइन इसके थ्रू करते हैं। प्लेन को खुद की इतनी आइडेंटिटी नहीं जितनी इसका इंपॉर्टेंस है। नॉर्मल वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसका सीधा काम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इसमें लिखा है मैंने ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा का रीजन क्या, सीधी बात, मान लो धरती से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, खच 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 खच, ठीक है। अब मेरा अगर प्लेन यूं है तो उसमें से मान लो यूं 10 लाइन आती है इसकी और इसकी मोटाई में, 10 लाइन आती है यूनिफॉर्मली। अब मैं इसको यूं कर दूंगा
ऑब्वियसली एंड वाली थी जो कुछ कम होगी, एंड वाली कुछ यहाँ भी कम हुई होगी, दैट मीन्स कम हो रही है, इनवर्स है रिलेशन। मैं मतलब जल्दी करवा रहा हूँ, साइन थीटा cos थीटा, मेरे को भी जाना है यहाँ से, तो कम हो रही है। और जब मैं बिल्कुल इसे जीरो करता हूँ, क्या जाएगा यहाँ से? कुछ भी नहीं, ये कुछ पास ही नहीं होगा। सब कुछ तो मतलब ये तो पतला है, मोटा है काफी, मतलब पतला होना चाहिए कुछ समय, तब आपको समझ में आएगा। अगर मैं इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर कर दूं, फील्ड के, फील्ड यू है, इसको परपेंडिकुलर कर दिया तो जीरो, बिल्कुल जीरो तुम्हारा वो होगा फ्लक्स। ये कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट होता है, ये याद रखना। एंड निकाल सकते हो। अब गॉस लॉ है, ये बहुत काम की चीज़ है। हम इसमें मैंने थोड़ी थ्योरी दे दी है, एंड उसके बाद भाई साहब स्वाद आने वाला है तुम्हें। ये 3 पेज मैंने समझा दी ना, सारी डेरिवेशन से किताब की। जी एक मिनट। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर, इनफाइनाइट प्लेन, स्फेरिकल शेल, आउटसाइड इनसाइड दोनों, ठीक है। इसको थोड़ा एलैबोरेट कर देना पेपर में, तो बाकी जरूरत नहीं है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर मेरा ये सामान अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ शेयर करना, 1000 पे जाने, शेयर करना। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर तुम्हारा मन है तो मैं और बनाऊंगा, और चैप्टर्स के भी। एनसीईआरटी को गायब करना मुझे इस प्लानट से। एनसीईआरटी में मैंने पढ़ने की कोशिश करी पूरे साल, भाई कुछ समझ में नहीं आता मुझे। कहानी लिखी हुई है पूरी के अंदर, इंडक्शन मैंने इस चक्कर में था तुम पढ़ो, ताकि तुम्हें भी कहानी का अंदाजा पड़े, कहानी कितनी खतरनाक है। बट ठीक है, इंडक्शन फिर भी ठीक है, बाकी किताब में तो भाई सांग मचा रखा है। चलो कोई नहीं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड हिट द लाइक बटन। गुड बाय। मैं थोड़ा गंदा लग रहा हूँ आज, बट ठीक है यार, काम चलाओ, पढ़ा रहा हूँ ना। बॉय।